नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको बता दूं, पहले हड़प्पा और वैदिक सभ्यता के हम जो है नोट्स पढ़ेंगे। उसके बाद लगभग 100+ एमसीक्यू इन दोनों चैप्टर का देखने वाले, जो प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेट करेंगे। तो आपको बता दूं, यदि आपने वीडियो क्लिक किया है तो आपको वीडियो पूरा ध्यानपूर्वक देखना है। आपको मैं पूरा स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ, सब जो है सिस्टमेटिक वे में आपको मिलने वाला है। और ढेर सारे क्वेश्चन आंसर भी आपको अभी मिलेंगे, बस आपको ध्यानपूर्वक देखते भी रहना। 100+ क्वेश्चन आंसर, कम नहीं, 100+ क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस ईयर पेपर के होंगे। तो चलते हैं, आज की इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। प्यारे साथियों, हड़प्पा संस्कृति या कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब बात करते हैं, सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति से। अब पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले, तो आप बताओगे सर जॉन मार्शल थे, जो ये प्रभारी थे उस समय पुरातत्व विभाग के। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने? अभी बात करूंगा राय बहादुर दयाराम साहनी किसका खोज किया था और राखल दास बनर्जी ने किस चीज़ का खोज किया। बस बने रहे आप, एक एक चीज़ आपको कोई कन्फ्यूजन छोड़ी नहीं जाएगी, बस आप बने रहे। सिंधु सभ्यता को कांस्य सभ्यता का युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कांसा का प्रयोग सबसे अधिक किया गया था इस समय। अब रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार जो है, यानी C14 के आधार पर सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य जो है तिथि कौन सी है, और यही वाला ज़्यादा पूछा भी जाता। तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक। इसको आप स्क्रीन शॉट जरूर ले लें, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लें। अब बात करते हैं विस्तार के बारे में, बात कर लेते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक का था, तो आप बताएंगे उत्तर में मांडा यानी जम्मू कश्मीर उत्तरी सीमा थी, और उसके बाद सुध कांगेडोर कहाँ पर, बलूचिस्तान, ये पश्चिमी सीमा थी। और उसके बाद आलमगीरपुर मेरठ में, ये पूर्वी सीमा, मतलब यहाँ तक इसका विस्तार था। और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, दैमाबाद कहाँ, महाराष्ट्र का ये दक्षिणी सीमा था। ये चीज़ें आपको याद करके रखना है प्यारे साथियों। दक्षिण में अद्दा से दक्षिण और दा से दैमाबाद, इसको आसानी से याद कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कोरिलेशन मेथड का प्रयोग करते रहे आप प्यारे साथियों। अब चारों अपनी दिशाओं वाला देख ले कहाँ तक इसका विस्तार था, और इसको साथ साथ मैं रोक दे रहा हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसे। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो आप बताओगे भाव चित्रात्मक या बुद्धिस्ट शोधन था, इंग्लिश में कहा जाता है। भाव चित्र मतलब इसमें भाव को दर्शाया गया था, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका। और कैसे आप बताते हैं, वैसे बाएं से दाएं लिखी जाती, लेकिन ये क्या थी, उल्टा। जैसे उर्दू नहीं लिखा जाता, दाएं से बाएं लिखी गई थी और बाएं से दाएं और लिखी जाती थी। तो ये बात आपको समझ में आया। बाएं से दाएं मतलब ये प्रकार का ऐसे कहते हैं, ये ऐसे करके ऐसे से लिखा जा रहा था, इस टाइप लिखी जाती थी। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी। मुख्य फसलें आप क्या बताओगे, गेहूं और जौ क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़ी इमारत आप बताओगे अन्नागार थी। जहां पर अन्नागार क्या होता है, जहां पर जो है अनाज एकत्रित किए जाते हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः क्या, वणिक वर्ग, यानी वणिक मीन्स होता है बनियों के हाथ में था, जो कहते वैश्य कहते हो जिनको आज के। पिगड के अनुसार जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया। किसने? देखिए, यहाँ पर पिगड जी को याद करना, पिगड ने किसने कहा था जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। तो इसका आप उत्तर बताएंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। अब बात करते हैं वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुए। देखिए, वृक्ष पूजा और शिव पूजा दोनों, वैसे तो मुख्यतः किसकी, पशुपति शिव तथा जो है मातृ देवी की पूजा होती है, लेकिन वृक्ष पूजा और शिव पूजा की भी बात मिली है। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अभी और चीज़ें मिलेंगी, और चीज़ें अभी मैं आपको बने रहे, कुछ कुछ चीज़ें एमसीक्यू के रूप में भी मिल जाएंगी। इस सभ्यता में मातृ देवी की उपासना जो है सर्वाधिक प्रचलित थी। किसकी? आप बताओगे मातृ देवी की उपासना किया जाता था। और वही बात करते हैं, कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए जो है विशेष जो है पूजनीय पशु था। कौन सा? कुबड़ वाला बात सांड जो था विशेष पूजनीय पशु था। अभी और भी चीज़ें मिलने वाले हैं, बस एक एक चीज़ें वो आपको ध्यानपूर्वक देखते रहना, बिना वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक तक आपको देखना है। और यदि आपके पास ब्लूटूथ ईयरफोन हो तो उसको लगा के देखें, तो कहते हैं इसे सोने पे सुहागा है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों
तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी थी अब पद्धति, आप बताओ। ग्रिड पद्धति अपनाई थी। माप की इकाई संभवतः किसके आकार की होती है, आप बताओ। 16 के अनुपात में हुआ करती थी। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई। नर्तकी मतलब नाचते हुए, नाचने वाली की, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अब बात आगे बढ़ती है। हड़प्पा सभ्यता को नगर नियोजन कैसी थी, तो आप बताओ। आयताकार की आकृति से किया था। नगर कैसे बनाए, तो आयताकार के, आयत के आकार की बनाई जाती थी। और वही लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड के साथ, अग्निकुंड के साथ से दो जगह कहाँ से, तो आप बताओगे लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। और वही बात करते हैं ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ, कालीबंगा से। और काले रंग की चूड़िया का से काले रंग और का से काली रंग, कालीबंगन होती है। ये काले रंग की चूड़िया तो बताओ कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। और बात संधोवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते। देखिए शहद का से इंट्रोड्यूस पहले ही पता था इनको कि शहद मीठी होती है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले जिसे धान की खेती के साथ रंगपुर। अब रंग लो चावल याद कर लो, रंग लो चावल याद कर लो। रंग रा से रंगपुर और लो से लोथल और चावल से चावल, रंग लो चावल। ट्रिक के रूप में आप इसको 2-3 बार रिवाइज करें, रंग लो चावल, रंग लो चावल, तो आपको पता चल जाएगा रंगपुर और लोथल से क्या, चावल के दानों के साथ मिले थे। अब बात करते हैं आगे सुतकोदा, कालीबंगन और लोथल, इन 3 चीज़ों के बारे में। से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य कहाँ मिले, तो बताओ 3 जगह से। सुतकोदा, कालीबंगन और लोथल, ये तीनों जगह से क्या प्राप्त हुए, तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे। तो यहाँ पर अस्थि पंजर मिले थे, किसके, घोड़े के अस्थि पंजर। मेसोपोटामिया के अभिलेख से वर्णित मेलोहा शब्द का अभिप्राय जो है, मेसोपोटामिया में मेलोहा किसे कहा था, तो सिंधु सभ्यता को मेलोहा कहा जाता। मेलुहा, मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयोग होता, तो सिंधु सभ्यता के लिए प्रयोग हुआ है। अब बात तो स्वास्तिक चिन्ह जो आज देख रहे हैं बहुत फेमस है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। मंदिर के साक्ष्य कहाँ से नहीं प्राप्त हुए, तो सिंधु सभ्यता से। लेकिन स्वास्तिक का चिन्ह आप देखते हो जैसे बना रहता है, ऐसे 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 करके जो है, ये ऐसे, ये सब स्वास्तिक चिन्ह जो कहाँ प्राप्त हुए, तो इसका उत्तर बताओगे प्यारे साथियों। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं सैंधव सभ्यता किस पर आधारित थी, तो वहाँ पर आज देख लो पितृसत्तात्मक है, मतलब घर का मुखिया सामान्यतः किसे माना जाता है, पिताजी को। लेकिन वास्तव में आज भी जो है महिलाएं ही शासन कर रही हैं घर पे भी। लेकिन उस समय साफ सुथरा कहा जाए तो उस समय मातृसत्तात्मक हुआ करता था, मतलब पूरा बागडोर किसके हाथों में होता, तो माता जी के हाथों में। हालांकि आज भी यही है, लेकिन दिखावे के लिए पिताजी होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता से प्रचलित थी। आप जानते हैं वेश्यावृत्ति आज भी, लेकिन हालांकि गवर्नमेंट ने इसको जो है लीगल नहीं बनाया है। लेकिन पर्दा प्रथा आज देखिए खत्म होती जा रही है। पर्दा प्रथा भी देखिए राजस्थान में अच्छे खासे दिख रही है। और वेश्यावृत्ति पहले भी देखिए कितना साल पहले भी वेश्यावृत्ति चलती थी, और आज भी कुछ शहरों में लीगल भी है इसी। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, लोथल था। इसी को पत्तन नगर भी कहा जाता था। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, तो मुर्दों, इसे कहते हैं भूतों का टीला, मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता था, या माउंट ऑफ डेड, इंग्लिश में कहते हैं माउंट ऑफ डेड कहा जाता है किसे, तो आप बताओगे मोहनजोदड़ो को। अब बात आगे बढ़ती देखिए, हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है आज़ादी के बाद कहाँ, गुजरात में मिले हैं। कहाँ, गुजरात में मिले हैं। वहीं सिंधु सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह 250 से 400 तक अक्षर हैं जिसमें प्राप्त हुए, लेकिन अभी पढ़े नहीं जा चुके हैं। सिंधु सभ्यता के लेखन शैली को वैज्ञानिक भाषा में क्या, यहाँ बाउडस्ट्रा फ्रीडम कहा जाता है। अब बात करते देखिए वैसे फ्रोडम शैली लिपि कहा जाता है इस लिपि को। इसे भाव चित्रात्मक शैली भी कहा जाता है। अब तो लिपि में सर्वाधिक प्रचलित पशु कौन था, तो मछली का प्रयोग लिपि में सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। आज जो उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में भी मछली का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं आगे, आर.एस. स्टाइन ने और ए.एन. घोष आदि विद्वानों का मत है कि सैंधव सभ्यता का विकास जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। देखिए इन सब के अनुसार क्या है, जब जलवायु परिवर्तन के कारण किसका विनाश हुआ, तो सैंधव वासियों का। अब तो बात करते हैं भूतव्य वैज्ञानिक D.R. साहनी का विचार
था कि सिंधु सभ्यता नगरों का विनाश भारी जल प्लावन से है, मतलब बाढ़, इनका कहने मतलब बाढ़ के कारण जो है सिंधु सभ्यता का नाश हुआ था। अब प्रमुख स्थल और किस नदी के किनारे और किसने खोजा था, इन उत्खननकर्ता, इन सबको एक एक करके देख लेते हैं। बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। देखिए, सबसे पहले किसकी खोज हुई थी, तो आप बताओगे हड़प्पा सभ्यता खोज की हुई थी। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो यानी खुदाई करता कौन, दयाराम साहनी थे। और ये किस नदी के किनारे है, तो बताओगे रावी नदी। हर याद कीजिए, हर, हा से हड़प्पा और रा से रावी नदी किनारे। और कहाँ पर प्रेजेंट टाइम में स्थिति कहाँ, तो आप बताओगे कहाँ पर, पाकिस्तान में स्थित है। देखिए, सबको लगता है कि आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास पढ़े, लेकिन अब ट्रेंड कब एग्जाम का बदलता रहता है। तो मैं कहता हूँ जितना भी सिलेबस में हो सबको पढ़ते चलिए, अन्यथा आप जो पढ़ के गए वहाँ नहीं आए, फिर धुआं धुआं हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। और रावी नदी के किस, तो आप बताओगे बाएं तट पर है। और वही बात करते हैं पाकिस्तान के किस जिले में, तो मांट गोबरी जिले में क्या है, हड़प्पा सब हड़प्पा है। अब बात आगे बढ़ती है। देखिए, 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज किया। और ये क्या है, सिंधु घाटी, सिंधु नदी के बाएं तट पे भी है। पाकिस्तान के किस जिले में है, तो मोहनजोदाड़ो कहाँ पर, लरकाना जिले, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। अब बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट बात करते हैं 1931 में किसकी, चनहूदड़ों की खोज, उत्खननकर्ता कौन थे, तो आप बताओ गोपाल दास मनुजूमदार थे। और किस नदी किनारे, आप बताओ चंदू सी। तो आप बताओ सिंधु और सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, ये भी पाकिस्तान में है। अब बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा के उत्खननकर्ता बीबी लाल जो है और बी के थापर थे। और घग्गर, बीबी लाल, बी के थापर, कालीबंगा। अब देखिए, कालीबंगा, ली और लाल ऐसे करके कुछ रिलेट कर लीजिए तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब ये कहाँ पर, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कौन सा, तो बताओगे कालीबंगा है, ये राजस्थान में, भारत में ही है। अब बात करते हैं रंगनाथ राव ने जो है रंगपुर। अब वैसे याद कर, तो रंगपुर और रंगनाथ इनको आसानी से याद कर सकते, देखिए रंग और रंग दोनों में दिख रहा है। और ये किस नदी किनारे, तो बताओगे ये मादर नदी किनारे है। और ये गुजरात के काठियावाड़ जिले में, ये भी भारत में ही है। अब बात करते हैं रोपण की, बात करें रोपण की किस खोज किसने किया, तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। और रोपण किस नदी किनारे, सतलज नदी किनारे। और पंजाब, आप सभी लोग जानते हैं रोपण सामान्यतः कहाँ पर बहती, पंजाब में, तो इसको याद करना आसान है थोड़ा सा। अब बात करते हैं रंगनाथ, वो रंग, देखिए यहाँ पर एक मिले थे रंगनाथ राव। इन्होंने दो चीज़ों को खोज किया, एक है आपका, और लोथल की भी खोज किसने, अब बताओ रंगनाथ राव ने किया था। और ये भोगवा नदी गुजरात के अहमदाबाद में है, ये चीज़ें याद करके रखना है। और वहीं बात करते हैं 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीर, देखिए यज्ञदत्त शर्मा ने और किसका, तो रोपड़ की भी खोज किया था। और यहाँ पर और बता रहा हूँ किसकी खोज, सुतकांगे डोर की खोज किसने किया, तो आप बताओगे यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, नहीं सॉरी, आलमगीरपुर का खोज किसने, तो यज्ञदत्त शर्मा ने। और किस नदी किनारे आलमगीरपुर, तो बताओ हिंडन नदी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इसका जो अवस्थिति, कहाँ स्थिति, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। अब बात करते हैं आर.एस. स्टाइन ने जो है सुतकांगेडोर की खोज किया था। और ये सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे, दास नदी। वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे कि चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि ट्रिक ज़्यादा लगाओगे तो ट्रिक भूल सकते हो, इसलिए आप करें चीज़ों को बार बार माइंड से गुजारो, माइंड आपका अभ्यस्त हो जाए तो परमानेंट याद तभी होगा। ये सोचो, एक बार में कहते पोथी एक बार पढ़ने से याद नहीं होता। चलते हैं पाकिस्तान के किस मकरान के समुद्र तट के किनारे जो है कौन सा, तो बताओगे सुतकांगेडोर है। अब बात करते हैं 1962 में जॉर्ज डल्स ने जो है इसके बारे में, इसमें यहाँ डेट नहीं लिखा होना चाहिए, तो दोनों लोगों ने का योगदान था इसमें सुतकांगेडोर खोजने में। अब बात करते हैं आगे रविंद्र सिंह बिष्ट की बात कर लेते हैं। इन्होंने जो है बनावली की खोज की। और ये बनावली किस नदी किनारे, तो आप है रंगोई नदी, हरियाणा हिसार जिले में है। अब बात करते हैं रविंद्र सिंह बिष्ट ने किसकी, धौलावीरा की खोज की। और इस किसने, मनहर नदी किनारे है और गुजरात के कच्छ जिले में है। मनहर व मानसर दोनों नदियों के किनारे है, ये इधर नदी है। अब बात करते हैं जॉर्ज डल्स ने जो है बालाकोट क्या कहते बिंदार नदी किनारे है और ये अरब सागर के किनारे इसकी खोज हुई थी। अब बात करते हैं जेपी जोशी ने
किसकी खोज की? तो मांडा की खोज किया था। मांडा किस नदी? चिनाब के। और चिनाब बताओ जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में है। अब हम बात करने वाले हैं वैदिक, अभी इसका कुछ हम और भी चीजें देखेंगे, उसके बाद हम वैदिक सभ्यता के बारे में भी बात करेंगे। कुछ और जानकारी इसके बारे में जान लीजिए। अभी फिर जो है वैदिक सभ्यता का हैंड रिटन नोट्स भी देखेंगे। बस पहले दोनों को के बारे में और थोड़ी सी जानकारी दे लेते हैं। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो गई है यहाँ पर। सिंधु घाटी सभ्यता या इसी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम। अब बताया गया हड़प्पा सभ्यता जो सबसे पुरानी सभ्यता है, इस सभ्यता के लोग जो वो क्या थे? मूल निवासी क्या बताया? द्रविड़ लोग थे सामान्यतः कहा जाता है, लेकिन कई लोगों ने अपना अपना मत दिया है। चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। सिंधु सभ्यता के बारे में 1857 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान जॉन बर्टन और विलियम बर्टन को दो प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पता लगाया। अब खोज वगैरह के बारे में आप पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन तब फिर भी रिवाइज हो जाएगा, एक बार आप देखेंगे। अब बात करते हैं पाकिस्तान के प्रांत पंजाब प्रांत स्थित हड़प्पा नामक स्थान पर पहली बार उत्खनन के कारण इस सभ्यता के बारे में जो है पता चला, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? आप बताओगे हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। क्यों हड़प्पा सभ्यता पड़ा? पहली बार जो खोज हुआ था वो हड़प्पा नामक जगह पे हुआ था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। अब बात करते हैं हड़प्पा जो शहर, हड़प्पा किस शहर के किनारे? तो आप बताओगे रावी नदी के किनारे स्थित है। जबकि मोहनजोदाड़ो, देखिए फिर से रिवाइज हो रहा चीजें ना, सिंधु नदी के किनारे है। लगभग 5000 साल पहले उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी। 5000, सोच कर सकते हो। अभी मैंने बताया कि रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें आपने देखा, बस थोड़ा सा और ब्रीफली। और ये यहाँ नगर नियोजन की व्यवस्था सबसे अच्छी थी, नालियों की व्यवस्था बहुत, सड़कें बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता एक किस प्रकार की सभ्यता थी? या बताओगे नगरीय सभ्यता थी, लेकिन अभी बात वैदिक सभ्यता कैसी? तो बताओगे ग्रामीण सभ्यता थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्या लोग ईंटों का प्रयोग करते थे? ये सब चीज़ें वहाँ पर भी हमने देखा था। यहाँ पर देखिए अब गुजरात का शहर लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। ये भी आप बंदरगाह के बारे में बात करें तो उस समय का बंदरगाह सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल था। और वही बात हुई थी, देखिए मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन क्या? धान्यागार तथा एक विशाल स्नानागार था। धान्यागार और स्नानागार क्या था? विशाल था, ये बहुत बड़े आकृति थी। देखिए कांस्य से बनी हुई मूर्ति मोहनजोदड़ो से उत्खनन के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी। अब वही बात करें सिंधु सभ्यता के लोगों अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? कृषि अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? बताओ पशुपालन था, लेकिन सभ्यता कैसी थी? बताओ शहरी सभ्यता थी। कृषि और पशुपालन दोनों था। देखिए यहाँ पर नोट कर लीजिएगा चीज़ों को, या तो नोट ना कर पाए तो स्क्रीनशॉट यदि आपको ना आता हो तो जरूर लेते रहें। सिंधु सभ्यता के लोग लकड़ी के हल का प्रयोग जो है खेत जोतने के लिए करते। देखिए आप इस समय भी आज के 5-7-10 साल पहले लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। सब हड़प्पा सभ्यता से सभी धातुएं अवशेष मिले, परंतु लोहे का अवशेष कहीं से ऑप्शन आता भी, देखिए एमसीक्यू में आपको अच्छे से देखेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पहले कपास का उत्पादन किया, जिसको सिंडन कहते थे। कपास को सिंडन के नाम से जाना जाता था। सिंधु सभ्यता का पतन अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली, लेकिन कोई कहता है कि बाढ़ से हुआ, कोई जलवायु परिवर्तन से हुआ, भी आपने देखा है, लेकिन कोई ठोस। अब बात करते हैं देखिए वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के बारे में। भारत में सबसे पहले ईरान के लोगों ने प्रवेश किया जो आर्य कहलाए। इन लोगों ने भारत के मूल निवासी द्रविड़ों को युद्ध में पराजित कर अपना शासन स्थापित किया। किसे? द्रविड़ों को पराजित किया और अपना शासन स्थापित किया। कहा जाता है आर्य। आर्य का मतलब होता है कुलीन या श्रेष्ठ। अभी एमसीक्यू भी ढेर सारे देखें, 100+ एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं, बस आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहना है। इन लोगों के द्वारा बनाई गई सभ्यता आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्य सभ्यता कैसी थी? तो अभी बात देखिए ग्रामीण थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता क्या थी? शहरी थी। वैदिक सभ्यता के लोग कैसे? लोहे के बने उपकरण का प्रयोग करते थे। वहीं वैदिक सभ्यता में घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु के रूप में प्रयोग होता था। अब बात करते हैं हैंड रिटन नोट्स के बारे में वैदिक सभ्यता की। बने रहिए, पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको वैदिक सभ्यता दिखा देता हूँ आपको कितना सिस्टमेटिक भी है, बस आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। अभी एमसीक्यू भी आने वाला है, बस दिल थाम के बैठिए आप। वैदिक काल के बारे में बात होने जा रही है और इसके बारे में अभी एमसीक्यू भी मिलेगा। वैदिक काल की 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला
ऋग वैदिक काल, और दूसरा क्या है आप बताओगे उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल कब से कब तक, तो 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल के संस्थापक कौन है, तो आप बताओगे वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। आर्य का मतलब कुलीन या श्रेष्ठ होता है। बात पहले ऋग वैदिक काल की करने जा रहे हैं। देखिए मैक्स मूलर ने आर्यों को मूल निवास जो है मध्य एशिया बताया था। अब कितना आसान है याद करना। देखिए तीनों माँ, मूल निवास मध्य एशिया और माँ से मैक्स मूलर, तीनों को आप आसानी, माँ से मूल निवास, माँ से मैक्स मूलर और माँ से मध्य एशिया। कई लोगों ने बताया लेकिन इन्हीं के मत को मान्यता ज़्यादा मिली है, मध्य एशिया वाला। अब बातें आर्यों द्वारा बनाई गई सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाता है, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। अब सिंधु सभ्यता के विपरीत आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन सिंधु सभ्यता एक क्या थी, नगरी। इनकी भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी इनकी भाषा। आर्य समाज में पितृ प्रधान, देखिए दोनों में अंतर है। वैसे पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी, तो आप बताओगे वहां पर मातृ प्रधान सत्ता होती थी, जबकि यहाँ पितृ प्रधान सत्ता होती थी। इनकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी, सबसे छोटी इकाई आप बताओ परिवार या कुल कहलाता था, जिसका मुखिया कुलव कहलाता था, कुलव। अब बात करते हैं आर्यों ने प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा था। कुल, ग्राम, कुल कई कुल मिलते तो ग्राम बनता था, कई ग्राम मिलके 20 बनता था, 20 मिलके क्या जन, और जन कई जन मिलते थे तो आप बताओगे राष्ट्र बनता था, या देश जिसे कहते हो निर्माण होता था। एक एक चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब बताते ग्राम के मुखिया को क्या कहा था, ग्रामीणी कहा जाता था या ग्रामीणी कहा जाता, जबकि विश्व के मुखिया को विस्पति, आसान है। और वहीं जन के मुखिया को राजन कहा जाता था। अब नेक्स्ट बात करते थे राष्ट्राधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख हुआ करते थे। राज्य अधिकारी जो होते उसमें पुरोहित क्या होते और सेनानी जो है प्रमुख हुआ करते थे। आपने मूवी वगैरह में, पिक्चर वगैरह में देखा होगा इन सब चीज़ों को। अब देखते हैं सूत या रथ कार तथा कम्मादि नामक अधिकारी जो है रत्निन कहे जाते थे, रत्निन। अब बात है इनकी संख्या राजा सहित करीब जो है 2 हुआ करती थी। राजा सहित क्या 2, एक राजा और इन्हीं ये कहते थे सूत, रथकार और कम्मादि, तीनों एक ही अधिकारी हुआ करता था। अब बात करते हैं पूरब यानी दुर्गपति, दुर्ग के वाली को पूरब कहा जाता था। अस्पष्ट जो है जनता की गतिविधियों को देखने वाले को क्या कहा जाता था, आप बताओगे गुप्तचर, गतिविधियों को देखने वाले क्या होते थे, गुप्तर होते थे। जबकि पूरब कौन कौन होते थे, आप बताओगे पूरब और अस्पष्ट क्या तो दुर्गपति होते थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाज्रपति, गोचर भूमि का अधिकारी क्या होता था, तो वाज्रपति होता था, जो गाय चराने वाली भूमि के अधिकारी होता था उसे बोला जाता है वाज्रपति। उग्र अपराधियों को पहले पकड़ने का कार्य करता था उग्रपति, उग्र। जबकि सभा और समिति राजा को सलाह देने के लिए, और वैसे सभा और समिति को क्या कहा जाता था, पुत्रिया कहा जाता था। अब समिति के सभापति को ईशान कहा जाता, समिति के जो सभी सभापति होते उसको क्या ईशान कहा जाता था। अब बात करते हैं यहाँ विदत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, इसे जनसभा भी कहा जाता, क्या जनसभा के नाम से जाना जाता था। अब ऋग वैदिक काल में महिलाएं भी सभा में विदत में भाग लेती थी। देखिए मदद ऋग वैदिक काल में महिलाएं भी विदत सभा में भाग लेती थी। ये उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की दुर्दशा होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं ऋग वैदिक काल के लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। देखिए क्या कहा गया, सर्वप्रथम किसका, ऋग वैदिक काल में तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग वैदिक काल में अयस नामक धातु का उल्लेख मिलता है। और अयस वैसे सामान्यतः कहा जाता था लोहा ही को अयस कहा जाता था। अब बात करते हैं प्यारे साथियों ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार, जबकि विश्व शब्द का प्रयोग कितना 170 बार, और वही सभा शब्द का प्रयोग कितनी बार 8 बार। ये सब पूछे गए हैं, देखिए यूपी पीसीएस या आरओ में सब पूछे गए हैं। और समिति शब्द का प्रयोग कितनी बार, समिति शब्द का प्रयोग कितनी 9 बार प्रयोग किया गया है समिति का, इन सबको याद कर लेना है। एवं शूद्र शब्द का उल्लेख जो है 1 बार हुआ है, शूद्र शब्द का प्रयोग। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सरस्वती सबसे जो है महत्वपूर्ण नदी या पवित्र नदी। यद्यपि गंगा का कितनी 1 बार ही, गंगा का प्रयोग केवल 1 बार हुआ है। ये तो बाद में गंगा महत्वपूर्ण नदी हुई, लेकिन गंगा का प्रयोग मात्र 1 बार हुआ है। ऋग्वेद में 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है, जो परुसड़ी या रावी नदी के तट पर हुआ। 10 राग सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया युद्ध क्या था बताओगे, ये
दसराग युद्ध था। अब बात करते हैं जिसमें कौन सा राजा सुदास क्या हुए थे, विजयी हुए थे। अब युद्ध में गविष्टि शब्द का प्रयोग जो किया गया था, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। गविष्टि का प्रयोग मतलब गायों की खोज होता है। गविष्ट का मतलब होता है विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से जो ब्याह कर सकती थी। ये देखिए, जो देवर से ब्याह की करने की प्रथा है, ये आज की नहीं है, ये आदि की है। हालांकि जैसे उत्तर वैदिक काल आते आते पूरा एकदम चक्र बदल जाता है। और इसको क्या कहा, जिसे नियोग कहा गया है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था तथा जौ मुख्य खाद्य पदार्थ था। मुख्य खाद्य पदार्थ आप बताओगे क्या उस समय का क्या था? जौ या यो हुआ करता। उस समय जौ को यो कहा जाता था, जौ तो बाद में कहा जाने लगा। समाज में वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का, देखिए 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का प्रयोग मिला, पहली बार मिला था। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में देवताओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण इंद्र को उपरांत अग्नि। इंद्र के लिए 250 सूक्त जबकि कहा गया है, अग्नि के लिए 200 सूक्त का प्रयोग किया गया था। और उसके उपरांत क्या है, और अग्नि तथा वरुण के महत्व दिया गया था। वरुण को समुद्र का देवता या जल का देवता कहा जाता था, जबकि वर्षा का देवता इंद्र को कहा जाता था। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया। अब आर्यों के मूल निवास और उनके सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मध्य एशिया से किसने बताया? तो माँ से मध्य एशिया, माँ से मैक्समूल, और कई सिद्धांत आपको मिलते रहेंगे। उत्तरी ध्रुव को किसने कहा था? तो बताओ कहाँ से आए थे? तो बताओ बाल गंगाधर तिलक ने। ऑस्ट्रो हंगरी से कहाँ से? तो मैकडोनाल्ड ने बात कहा था। जबकि सप्त सिंधु प्रदेश से कौन से? तो अविनाश चंद्र दास ने। लेकिन ऊपर वाले ये 2 ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं और सबके कमेंट्स पूछे गए। अब बात करते हैं जर्मनी के मैदानी भाग से प्रोपेंका ने कहा था, जबकि तिब्बत से दयानंद सरस्वती ने। एक ये भी लास्ट वाला और यहाँ वाला 2 याद कर लें तो ज़्यादा। अब इसको स्क्रीनशॉट आप लेके फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। अब दक्षिण रूस से कौन बताओगे? किसने बताया था? प्रो गार्डन चाइल्ड ने बताया था। अब आगे बात उत्तर वैदिक काल के बारे में। आपने ऋग वैदिक काल देख लिया, उत्तर वैदिक काल। इस काल को 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद और वेदांगों की रचना इसी काल में हुई। देखो कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण वेद, आरण्यक उपनिषद, वेदांग की रचना क्या? अब बताओ उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ये सभी ग्रंथ जो है वैदिक काल के साहित्य स्रोत माने जाते हैं। साहित्य स्रोत वैदिक काल की कौन कौन? तो आप बताओगे ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब बात करते हैं लोहे का प्रयोग। अब लोहे का प्रयोग होने, लोहे का प्रयोग ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में क्रांति पैदा कर दी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार अधिक क्षेत्र तक इसीलिए हुआ क्योंकि अब वो लोहे के हथियार का उपयोग करने लगे थे। लोहे का हथियार पहले नहीं हुआ करता था, उत्तर वैदिक काल में इंट्रोड्यूस हुआ। अब यज्ञ विधान की बात कर लेते हैं। यज्ञ विधान क्रिया उत्तर वैदिक काल का देन है। देखिए, यज्ञ विधान ऋग वैदिक काल का नहीं, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ का विधान सबसे अधिक हुआ। राजसूय यज्ञ का प्रचलन जो है उत्तर वैदिक काल में ही प्रारंभ हुआ। यह राज्याभिषेक से संबंधित था। इस यज्ञ में दीवान राजा रत्न के घर जाता था। ये जब राजा का राज्याभिषेक होता था उस समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। आपने रामायण में इसको देखा होगा। अश्वमेध यज्ञ शक्ति का द्योतक हुआ करता था। अश्वमेध किसका? शक्ति का प्रदर्शन अश्वमेध यज्ञ के द्वारा घोड़ा छोड़ा जाता था उसके माध्यम से। जिस राज्य से गुजरता था यदि वो राज्य उनका हुआ करता था और जो उसका विरोध करते थे, घोड़े को बांधते तो उनको युद्ध करना होता। आपने रामायण में इसको भी देखा है। अथर्ववेद के अनुसार राष्ट्र राजा के हाथों में तथा राजा और देवता मिलक उस सुदृढ़ बनाएं, ये बात कहा गया है अथर्ववेद में। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में प्रजापति महत्वपूर्ण देवता। देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण देवता, वहाँ पर पशुपति शिव थे, यहाँ पर प्रजापति देवता हो गए उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। कैसे? जन्म पर, जबकि ऋग वैदिक काल में किस पे? कर्म पे आधारित थी। दोनों में अंतर होता जा। पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार बृहदारण्यक उपनिषद में, यानी दोबारा जन्म होने की घटना के बारे में किसने? बृहदारण्यक उपनिषद में आई थी। वही उत्तर वैदिक ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद से 3 आश्रमों ब्रह्म,
चार गृहस्थ तथा वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है कहाँ पर, आप बताओगे, छांदोग्य उपनिषद में। एक एक चीजों को आपको ध्यान पूर्वक देखते रहना प्यारे साथियों। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में लोगों की जीविका का मुख्य आधार जो है कृषि, मुख्य आधार क्या, तो कृषि होती थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में खेत जोतने के हल को सिरा तथा हल की रेखा को सीता कहा जाता था। हल की रेखा को सीता और खेत जोतने वाले हल को क्या, सिरा कहा जाता था। चलते हैं गोत्र जो प्रथा विवाह उत्तर वैदिक सभ्यता की ही देन है। गोत्र प्रथा विवाह क्या हुआ था, वैदिक सभ्यता क्या करा, गोत्र प्रथा तथा गोत्र विवाह क्या, आप बताओगे, वैदिक सभ्यता की, यानी गोत्र मिला के शादी करने वाली कॉन्सेप्ट कहाँ पर। और ये आप देख लेते हैं गोत्र शब्द का अर्थ था क्या, गाय था। और अघन्या मीन्स क्या होता, गाय को ना मारे हो कहा जाता था। अघन्या भी गाय के लिए ही प्रयोग किया जाता था। सतनाम और निष्क उत्तर वैदिक कालीन मुद्राएं क्या थी, निष्क और सतनाम उत्तर वैदिक कालीन मुद्राएं हुआ करती थी। एक एक चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यानपूर्वक देखते रहना है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन दर्शन जो है शाक्य दर्शन है, जिसमें प्रकृति को मूल कहा गया है और ये प्रकृति की पूजा किया करते थे। प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग जो है इसी काल में कौशाम्बी नगर में हुआ था। देखिए ऋग वैदिक कालों में पक्की ईंट का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए कुछ क्वेश्चन हैं, जो कुछ आप सोचते हो वो आप आसानी से कर सकते हो, जो आप आज तक नहीं सोचे उसको भी सोच सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य के लिए दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं प्यारे साथियों, बस आप ध्यानपूर्वक तैयारी करते रहें। अब देखिए क्वेश्चन के, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक दिन उसका समय आता है, मेहनत करते रहिए, क्या पता आपका समय कब आ जाए। अब इसके बाद हम ढेर सारे एमसीक्यू देखने वाले हैं, तो एमसीक्यू देखने के लिए आप तैयार हो जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किस प्रदेश में है, यानी कालीबंगा किस प्रदेश में है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कहां पर, आप बताओ कालीबंगा, तो आप बताओगे कहां है, राजस्थान में। और यहां से क्या प्राप्त होता, काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई थी कालीबंगा से, साज के रूप में क्या बताओगे, काले रंग की चूड़ियां, ये चीज। और आप बंगा याद करें, बंगा से इंग्लिश में क्या, बंगा से बंगल ही कहा, बंगल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में ईंट का अलंकार। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, देखिए इसमें एक बार है लेकिन लिखा हुआ, लेकिन बहुत बार पूछा गया। ईंट का अलंकार कहां से प्राप्त हुआ, बनावली से, कालीबंगा से, चंदहुदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बताओगे, सिंधु सभ्यता ईंटों का अलंकार यानी कि अलंकृत ईंटें कहां से प्राप्त हुए, तो इसका उत्तर आप बताओगे कालीबंगा से। और कालीबंगा से और क्या चीज मिले थे, तो बताओगे काले रंग की चूड़ी मिली थी। और जुते हुए खेत के भी साज कहां से मिले थे, कालीबंगा से ही मिले थे। अभी चनउदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनावली सबकी बात करेंगे, बस बने रहे आप प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी। पुजारी की कितनी पत्थर की मूर्ति, देखिए स्टेनोग्राफर 2021 में पूछा गया है। लोथल से, रंगपुर से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कहां से पुजारी की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो इसका उत्तर बताएंगे हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ था, तो बताओगे क्या, मृत मूर्ति कहते हैं कि मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई थी। अब बताएं हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो बताओ दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी आपको याद करके रखना है किसने, तो बताएंगे दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे। घोड़े के अवशेष देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। घोड़े अवशेष बनावली से कि लोथल से कि कालीबंगा से, कोदता से। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, तो उत्तर बताएंगे आप सुत कोदता से प्राप्त हुआ था घोड़े की अस्थियां। तो आप चौथे क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें प्यारे साथियों। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे। कालीबंगा से, बनावली से, अनावली लिखा है, रोपड़ से, लोथल से। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दूं कालीबंगा से। क्या भी बात हुई तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से, तो बताओ काले रंग की चूड़ियां तथा जुते हुए खेत दोनों कहां से, बताओगे कालीबंगा से ही प्राप्त हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। इसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन ना दिख रहा हो, लेकिन मैं बता दूंगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा में
वाली स्त्री कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी, मतलब नाचने वाली मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुई, तो बनावली सी की मोहनजोदड़ो, कालीबंगा की हड़प्पा से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो आप बताओगे मोहनजोदड़ो। अच्छा, आपने देखा मोहिनी के रूप धारण किया था नाच, जब भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप धारण कर लिए थे ना, उस समय क्या करे थे? नृत्य मुद्रा में जो है किसको मोहित कर लिया था बताओगे आप? राक्षसों को मोहित किया। तो नृत्य करने वाली मुद्रा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति, तो आप बताओगे कहां से? तो इसका बताओ मोहनजोदड़ो। कैसे? कोई भी नृत्य करते तो हम मोहित हो जाते, तो मोहनजोदड़ो। आप ऐसे करके कोई न कोई कोरिलेट जरूर किया करें, इससे क्या हो, चीजें परमानेंट याद होती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक विस्तृत है? कहां से विस्तृत है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। चौथा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। तीसरा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पंजाब से लेकर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध तथा बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, सिंधु सभ्यता किस युग में मानी जाती है? और बताइए, सिंधु सभ्यता लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन पढ़े नहीं गए हैं, और जो पढ़े नहीं गए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे सभ्य साक्ष्य तो मिले लेकिन तो उसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। ऐतिहासिक सभ्यता मतलब जो ऐसी सभ्यता जिसमें चीजें पढ़ी गई हैं। प्राग मतलब जिसके ना तो लिखित साक्ष्य मिले हैं और ना तो भी तो पढ़े गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किसके समकालीन नहीं थी? पहला ऑप्शन है ग्रीक सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की, चीन की सभ्यता। किसके समकालीन नहीं थी? तो इसका उत्तर बताइए। ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन ये। और सभी के, मिस्र के भी, मेसोपोटामिया और चीन के, तीनों सभ्यताओं के क्या थी? तो बताओगे कि इक्वल सभ्यता थी, यानी समांतर चल रही थी। चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार होता है था? आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार या वर्गाकार? तो आकार कैसा था? तो आप क्या बताओगे? त्रिभुजाकार था क्या? तो बताओ हड़प्पा सभ्यता कैसा आकार था? तो त्रिभुजाकार, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? किस रंग का उपयोग हुआ? पांडु, नीला, लाल या नीला हरा? किस रंग का प्रयोग हुआ? तो इसका उत्तर बताएंगे लाल रंग का प्रयोग हुआ था। आप बताओगे किस पे? मिट्टी के बर्तनों में। कौन सा? आज भी मिट्टी के बर्तन लगभग लाल ही प्रयोग होता है, तो वैसे भी कोरिलेट कर सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? बाघ पुरा, तो आप बताओगे पहला है कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। किसे बाघ हड़प्पा सभ्यता या सिंध नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को जो है, क्या आप बताओगे? बाढ़ हड़प्पा सभ्यता, सिंध का नखलिस्तान। देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और वहीं बताएं, मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। माउंट ऑफ डेड, ये चीजें याद करके रखना है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर अवस्थित है? सिंध में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश, पंजाब में। तो मोहनजोदड़ो कहाँ? तो आपको भारत में नहीं ये चीज जान। सिंध कहाँ? तो आप बताओगे सिंध जो है पाकिस्तान। तो आप बताओगे मोहनजोदड़ो कहाँ पर? तो पाकिस्तान में स्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, सिंधु किस सिंधुकालीन, अब देखिए क्वेश्चन पूरा आपको नहीं दिख रहा, आपको दिखेगा, असल में ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहा? कुत्ते के पंजे के निशान कहा गया है। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान कहां प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोहित, लोथल या हड़प्पा। तो इसका उत्तर देखिए, ये आरओ में पूछा गया 2014 में, ये दिखा होगा, लेकिन उधर वाला को क्वेश्चन कट जा रहा है थोड़ा कुछ समस्या की वजह से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे? तो इसका उत्तर होगा चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ था, यानी क्या हो जाएगा? आप बी करेक्ट हो जाएगा। यानी ईंट पर बिल्ली बनी थी और उसका कुत्ता पीछा कर रहा था। तो ये कहा? चनहुदड़ो से ये चित्र प्राप्त हुआ था, ईंट वाला। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? हड़प्पा सभ्यता आप बताओगे पूरा पाषाण, लौह पाषाण काल, कांस्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो बताओगे हड़प्पा सभ्यता किस काल की है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ये कांस्य युग की सभ्यता। यहाँ पर तांबा तथा जो है जस्ता मिला के क्या कांसा बनाएगा? तो कहां पर बनाएगा? तो बताओगे हड़प्पा सभ्यता में ही। पहली मिश्र धातु भी जो है हड़प्पा वासियों ने ही यूज किया था। कितने हाईटेक थे आप सोच भी नहीं सकते। ये एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था कि शिकार था कि कृषि था कि व्यापार था? सिंधु घाटी सभ्यता के
मुख्य क्या वर्क था तो बताओगे व्यापार था। जबकि वैदिक सभ्यता में आप जाओगे तो वहां पशुपालन था। चलते हैं आपको कैसे था। स्वतंत्रता स्वतंत्रोत्तर स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल कहां पर खोजे गए। ये कहना चाहता हूं स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युग की स्थल कहां खोजे गए। गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब हरियाणा में, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो इसका उत्तर है सबसे अधिक जो है स्वतंत्रता के बाद किस राज्य में खोजे गए तो आप बताओगे गुजरात में सबसे अधिक जो है हड़प्पा युग की स्थलों का खोज हुआ था। प्यारे साथियों बने रहें, आपको इसका बहुत चमत्कारिक फायदा मिलने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है। कौन सा गुजरात में स्थित है। बनावली है कि लोथल है कि कालीबंगा की रोपड़। तो इसका उत्तर आपको बताओ लोथल क्या है तो गुजरात की भोगवा नदी किनारे है। ये चीजें याद करके रखना है। यहाँ पर क्या प्राप्त होता है पत्तन या गोदीवाड़ा या इसे कहते हैं जहाँ हवाई जहाज जहाँ पानी वाले जहाज रुकते हैं इसी को गोदीवाड़ा कहा जाता है या पत्तन कहा जाता है या बंदरगाह कहा जाता है। बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ तो बताओ सॉरी लोथल से ही प्राप्त हुआ था। किस नदी आप बताओ भोगवा नदी किनारे। निम्नलिखित में से कौन सा फसल हड़प्पा वाले लोग नहीं उत्पादित करते थे। कौन देखिए नहीं आपको हमेशा याद करना कौन सा उत्पादित गेहूं की जौ की दालें या चावल। किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं तो इसका उत्तर बता दूं दाल के साक्ष्य कहीं पर भी नहीं लिखे मिले हैं। जौ और गेहूं और चावल सबके साथ चावल की भूसी भी मिली है। देखिए रंगपुर और लोथल से क्या है तो चावल के साक्ष्य रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए हैं। चलते सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते हैं बांस के पत्थर के लकड़ी के ईंट के किसके बनाए जाते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु सभ्यता के किसके तो आप बताओगे ईंट के बनाए जाते थे यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा के नाम से, मृतकों की टीला के नाम से, जीवितों की टीला या कंकालों की टीला, दासों का टीला किसके नाम से जाना जाता है तो आप बताओ मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है या भूतों का टीला कहीं कहीं मिलेगा तो वो भी सही हो जाएगा। तो आप बताओगे माउंट ऑफ डेड या मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। देखिए किसवे क्वेश्चन कितना कम समय जिन भाई बहनों ने चैनल को लाइक वीडियो को लाइक नहीं किया हो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। समुद्र तट पर कौन सा सिंधु स्थल बालाकोट की कोतजीजी के सुतकोता या लोथल। तो इसका उत्तर आप बताओगे कोतजीजी क्या है तो बताओ समुद्री तट पर स्थित नहीं है कोटतीजी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा और सभी जो है कहीं ना कहीं समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। नहीं को जब भी कहा जाए आप लिखा मिले तो उसको जरूर अंडरलाइन किया कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। सभा भवन विशाल स्नानागार विशाल अन्नागार या इनमें से कोई नहीं। कौन सा जो है मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल मानी जाती है तो आप बताओगे विशाल अन्नागार व धान्य कठोर। सबसे बड़ा क्या था विशाल अन्नागार। अन्नागार अन्ना मतलब जहां पर अन्न या अनाज इकट्ठा कर अनाज जो है भंडारित किए जाते थे वही उसी को क्या अन्नागार या धान्य कोठार कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था। हड़प्पा तो हड़प्पा बात हो चुकी किसने किया था तो बताओगे दयाराम साहनी ने किससे हड़प्पा। जबकि आप कहा जाए मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया तो राखल दास बनर्जी ने मोहन देखिए आर डी बनर्जी ने किया था किसका मोहनजोदड़ो का खोज। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। संधो स्थलों सैंधो स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु की सर्वाधिक उत्कीर्ण मिला। सबसे अधिक देखिए कौन सी पशु यहाँ हो सकता है ना दिख रहा कौन से पशु की उत्कीर्ण सबसे अधिक मिला तो पहला है बैल की कि हाथी की शेर की कि घोड़े की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों सबसे अधिक जो है बैल के साक्ष्य प्राप्त हुए किसमें तो आप बताओगे मोहरों पे सबसे अधिक किसका प्राप्त हुआ चित्र तो बताओगे बैल के प्राप्त हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा देखिए इसमें थोड़ा कट जा रहा है परेशान ना हो लेकिन चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई। घर के विन्यास के लिए कौन सी गोलाकार ग्रिड पद्धति त्रिभुजाकार कमल पुष्प किया करती। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों तो आप बताओ ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। ग्रिड पद्धति यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता घरों के विन्यास कैसे तो ग्रिड की पद्धति। ग्रिड आपने देखा होगा जो बिजली वाले उसी तरह होते हैं। चलते हैं सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा है। बंदरगाह कौन सा है मोहनजोदड़ो है कालीबंगा लोथल या रोपड़ है। तो आप बताओ किस नदी कौन सा तो लोथल क्या है तो आप बताओगे एक प्रकार ये क्या था बताओ पत्तन था या बंदरगाह था यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ गुजरात में है। चलते हैं हड़प्पा कालीन स्थलों
में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं, कौन सी धातु प्राप्त नहीं की गई है? तांबा की, स्वर्ण की, चांदी की, लोहा। तो बता दें हड़प्पा कालीन में कौन से लोहे के साक्ष्य कहीं भी नहीं प्राप्त हुए थे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा भारत में स्थित, कौन सा स्थान भारत में? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। कौन सा भारत में स्थित, आप बताओ। लोथल कहाँ पर? तो बताओगे भारत में ही स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर? तो पाकिस्तान में है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? कौन से प्राप्त नहीं हुए, किस बात अवशेष किसमें? तो आप बताओ हाथी की, शेर की, घोड़ा की, गाय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्राप्त? आप शेर के अवशेष कहाँ पर नहीं प्राप्त हुए? तो इसका उत्तर बताओगे सिंधु घाटी सभ्यता में शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो आप सभी के। हड़प्पा कालीन समाज में किन वर्गों में विभक्त था? पहला है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र, शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। देखिए कितना जबरदस्त विभाजन था, जाति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, विद्वान अलग, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक चार विभागों में विभक्त थे। लेकिन अब क्या चल रहा है तो बताओगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाला कॉन्सेप्ट वैदिक युग में आया था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं, कौन सी धातु परिचित नहीं थे? पहला सोना और चांदी की, तांबा और सोना की, टिन और सीसा की, लोहा। तो इसका उत्तर किससे परिचित नहीं थे? तो आप बताओ लोहे से जो हड़प्पावासी नहीं परिचित थे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा है कि सिंधु है कि सिंधु घाटी सभ्यता की, इनमें से कोई नहीं। सबसे उपयुक्त नाम क्या है सिंधु घाटी का? तो आप बताओगे हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजी गई थी, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में कथन कौन सा असत्य है? मात्र देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या बताओगे? लोग लोहे से क्या थे तो परिचित थे। ये क्या असत्य था? अभी आपने प्रीवियस में देखा हो कि ये लोहे से परिचित नहीं थे, अभी प्रीवियस क्वेश्चनों में आपने देखा, तो आप आसानी से कर ले गए होंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सबसे पहले हड़प्पा ही खोदी गई थी, तो आपको बताओ 1921 में हड़प्पा सभ्यता की, जबकि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोद हुई थी। क्वेश्चन है देखिए, हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? बनावली, कुणाल या राखीगढ़ी या दोयमाबाद? देखिए तांबे के रथ वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट बीपीएससी में पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया, तो आप बताओगे तांबे के रथ कहाँ प्राप्त हुए? दोयमाबाद में प्राप्त हुए थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना दोयमाबाद कहाँ पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति के सम्मान करना प्रारंभ किया था, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, उसने और सुवेद की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी। तो इनमें से क्या सही हो जाएगा? तो वो पूजा किसकी करते? तो मतलब पशुपति शिव की पूजा करना प्रारंभ किया था, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और सभी जो है गलत हैं। ये सभी वैदिक सभ्यता के बारे में सही है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 38 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। हड़प्पा कालीन स्थल यानी रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है? रोपड़ किस नदी के किनारे? चेनाब है कि सतलज है कि सिंधु है कि रावी? तो बताओ रोपड़ जो है किस नदी के किनारे? तो रोपड़ जो आप बताओगे सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ किस नदी के किनारे आप बताओगे? सतलज नदी किनारे है। मांडा किस नदी किनारे है? रावी की, सिंधु की, चिनाब की, सतलज? तो इसका उत्तर क्या था? तो क्या हो जाएगा? मांडा क्या है तो बताओगे रावी नदी किनारे है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है कौन कौन से थे? पहला देखिए भारतीय इसमें नहीं, तो पहला कट गया। फिर आता है क्या नाम है इनके, देखिए आशीर्वाद दीवाल श्रीवास्तव या रंगनाथ राव। फिर दूसरा है माधव स्वरूप दत्त या बीपसी राव। अभी बात हो चुकी है सिंधु घाटी सभ्यता कौन दो नाम है? दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप बताओगे? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं, इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं दिखे, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान में घरों में कुएं का अवशेष, यहाँ पर साफ साफ पूछा है कुएं के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? कुएं का अवशेष आप बताओगे मोहनजोदड़ो में। देखिए राजा महाराजा कुआं खुदवाते थे ऐसे। मोहनजोदड़ो आपने पिक्चर देखा होगा तो आपको आसानी से आता, बताओगे मोहनजोदड़ो में घरों के अंदर कुएं के अवशेष प्राप्त हुए थे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है आलमगीरपुर में, धौलावीरा में, लोथल में या कालीबंगा में? उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ से? तो बताओ धौलावीरा ने क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी में जो है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो है विकसित थी, यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए।
देखिए ये भी क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, पूरा दिखेगा नहीं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया था? मुद्रा का निर्माण किस पदार्थ का प्रयोग किया था? तांबा का, लोहा का, सेल खड़ी का, कांसा का? तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक किसका प्रयोग किया था? सेल खड़ी का प्रयोग किया, मुद्रा बनाने में किया जाता है। ये चीज देखिए, स्टीलाइट, आप स्टेटाइल याद कर लेना है आपको, सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता है। रंगपुर जहां हड़प्पा कालीन समकालीन सभ्यता है, तो पहला ऑप्शन है राजस्थान में रंगपुर की, पंजाब में की, उत्तर प्रदेश की, सौराष्ट्र में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सौराष्ट्र यानी गुजरात वाले पार्ट में ही क्या है, तो बताओगे रंगपुर स्थित है। यहीं से चावल की भूसी प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का बृहद स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बताओगे मोहनजोदड़ो में क्या पाया जाता है, तो बृहद जो है स्नानागार, यानी कि जो नहाया जाता है, जहां पर ढेर सारे लोग इकट्ठा होकर नहाते हैं, उसी को स्नानागार के नाम से जानते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे, सर जॉन मार्शल थे, लॉर्ड क्लाइव थे, कर्नल टॉड थे। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? सर जॉन मार्शल क्या थे? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? सर जॉन मार्शल क्या इसके पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी या हेड थे कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता को राम तोली चित्रांकन मिला है? राम की तरह चित्रांकन मिला है। आद्य शिव, आदि इंद्र या आदि शिव या आदि ब्रह्मा? तो इसका उत्तर मिल गया आद्य आदि शिव को किसके समतुल्य माना गया? तो भगवान राम के समतुल्य माना गया है। हड़प्पा सभ्यता निवासी थे, यायावर खानाबदोश थे, जनजाति थे, ग्रामीण थे या शहरी थे? तो हड़प्पा सभ्यता आप जानते हैं एक विकसित सभ्यता थी। तो कैसे थे? विकसित सभ्यता कहाँ पर मिलेगी? तो बताओ शहरों में मिलेगी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे तो मातृ शक्ति में, मातृ देवी की पूजा करते थे, यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की प्रचलित नाम क्या है? लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता? तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? हड़प्पा सभ्यता का नाम क्या है? तो बताओगे सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आपने 50 क्वेश्चन जो है हड़प्पा सभ्यता से। प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न में कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं कहा गया है? पहला है वह मुख्यतः नगरों में निवास करते, वह संस्कृत बोलने वाले थे। सही नहीं है, याद करना है यहाँ पर। वो घुड़सवारी किया करते थे, वह कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों कौन सा सही नहीं है? तो वह नगरों में नहीं निवास करते, वो गांवों में निवास करते थे। मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता थी और इनका मुख्य जो था कृषि तथा पशुपालन था मुख्य व्यवसाय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था? दिए हुए में देखिए यूपीपी से 2012 में पूछा गया है। चावल का, तंबाकू का, जौ का या गेहूं का? किसका जो है इनको ज्ञान नहीं था? इनको तंबाकू का जो है खेती का इनको ज्ञान नहीं था। किनको? वैदिक सभ्यता। देखिए पहला चैप्टर भी लिखा हुआ कौन से? वैदिक संस्कृति के प्रश्न उत्तर इसमें शामिल किए जा रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन देखिए, इसमें एसएससी के स्टेनोग्राफर में आया हुआ है। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अलंघनीय कहा गया था? किसे? किसमें बात कहा गया था? सामूहिक आलू वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया था? यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में या ऋग्वेद में? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर बताएंगे अथर्ववेद में बात कहा गया था। कहते हैं वाद विवाद, नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अलंघनीय शब्द का प्रयोग क्या किस वेद में किया गया था? तो बताओगे अथर्ववेद में कहा गया था। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? पहला 7 है कि 8 है कि 9 क्या 10? तो ऋग्वेद में टोटल कितने? 10 मंडल हैं। अभी मंडलों में क्या क्या उल्लिखित है सबके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको। क्वेश्चन देखिए, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? पासा मतलब क्या कहते हैं? जुआ। तीनों को पुरुष की बुराई माना गया है। नारी, सुरा मतलब शराब और पासा यानी जुआ पुरुष को का क्या माना गया है? तो बुराइयां माना गया, प्रमुख 3 बुराई माने गए हैं। तो इसका उत्तर बने मैत्रेयी संहिता में जो है इन तीनों को जो है प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। पुरुषों की प्रमुख बुराई कौन सी? तो नारी की, सुरा और पासा यानी कि जुआ, ये तीनों पुरुष की प्रमुख बुराई हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? पहला है वशिष्ठ ने की, विश्वामित्र ने की, इंद्र ने की, परीक्षित ने? तो गायत्री मंत्र की रचना आप बताएंगे किसने? तो इसका उत्तर होगा विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता आप बताओगे क्या से? तो बताओगे ये जो है ईरान से संबंधित है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि ऋग्वेद यहाँ भारत से संबंधित है।
आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यज्ञकर्ता, पुरोहित, विद्वान, वीर योद्धा या श्रेष्ठ या कुलीन? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है, तो आप बताओगे श्रेष्ठ योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य शब्द का मतलब होता है, ये चीजें आप देखिए कई बार पूछा गया बीपीएससी 2013 में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो प्यारे छात्रों बहुत ध्यानपूर्वक इनको वॉच करते रहना आपको, और भी वीडियो चैनल पे बहुत बेहतरीन बेहतरीन वीडियो पड़े हैं, तो उनको भी विजिट करके जरूर देखें। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ये देखिए, ये एसएससी परीक्षा में पूछा गया है। 1500 से 1000 में, कि 1000 से 600, या 600 से 600, 600 ईसा पूर्व, 600 ईस्वी से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व या ऋग वैदिक संस्कृति का काल जो होता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जबकि 1000 से 600 क्या उत्तर वैदिक काल का ये जो है निर्धारण हुआ है 1000 से 600 ईसा पूर्व। चलते उत्तर वैदिक संस्कृति का काल निर्धारण माना जाता है। उत्तर वैदिक अभी बात हुई है प्यारे साथियों, तो उत्तर वैदिक आप बता ही चुका हूं कितना। बी आंसर सही हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था? पुरंदर, वरुण, सोम, इंद्र या अग्नि? किसके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया था। इंद्र के लिए इसमें ऋग्वेद में लगभग कितने 250 मंत्र जो है इंद्र के लिए, जबकि अग्नि के लिए दूसरे नंबर पर 200 मंत्र का उल्लेख है। चलते हैं, शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्भ सूत्र किससे है? ज्योतिष से है, कि गणित से है, कि खगोल से है, कि ज्योमिति से? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दूं, ज्योमिति से संबंधित। शुल्भ सूत्र से, तो बताओ ज्योमिति से संबंधित की पुस्तक है। चलते हैं, अस्तोमा सदगम कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, या ऋग्वेद से? तो आप बताएंगे प्यारे साथियों, अस्तोमा सदगम कहां से लिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऋग्वेद से, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। ऋग्वेद को गाने वाले पढ़ने वालों को क्या कहता? तो होत्रा कहा जाता है, जबकि सामवेद को उद्गाता के नाम से जाना जाता है। किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? ये आरो यारो जो है में आया हुआ यूपी के। तो आप बताओगे जादुई माया और जो है वशीकरण की बात किसमें? तो अथर्ववेद में कहा गया है। अच्छा, जब तक अथर्ववेद सबसे नया वेद है, जब ये अथर्ववेद नहीं था तो इनको वेद त्रयी के नाम से जाना जाता था। तीनों वेद को में अथर्ववेद को छोड़ दिया जाए तो तीनों वेद त्रयी में आते थे। अब तो 4 वेद हो गए अथर्ववेद के आने के बाद। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? शतुद्री को, सिंधु को, सरस्वती को, या परोक्षणी को? तो सबसे पवित्र नदी इसका उत्तर हो जाएगा सरस्वती को सबसे पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। 3 कर्मों, इन 3 पगों में लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? किसे उपक्रम? सूर्य को, सवित्र को, मित्र को, या विष्णु? तो सभी लोग जानते हैं किसने 3 पगों से पूरी पृथ्वी को नाप लिया था? तो इसका उत्तर बताएंगे विष्णु ने जो है 3 पगों से पूरे पृथ्वी को नाप लिया था, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? एनडीए 2014 में पूछा गया। 18 है, 19 है, 20 है, 21? तो पुराणों की संख्या आप बताओगे प्यारे साथियों कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 पुराण हैं प्रेजेंट टाइम में, लेकिन वैसे 12 ही उपलब्ध हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक सभ्यता, त्रिमूर्ति की, प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की? किसकी? तो आप बताओगे यहाँ पर प्रकृति की पूजा करते थे कौन? वैदिक आर्य लोग किसकी पूजा? तो प्रकृति की पूजा करते थे, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती है? आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती, कौन सी दस्तकारी है? आभूषण, बढ़ईगिरी, लोहार, या ब्रह्मांड, पॉटरी? कौन सा ऐसा है? तो बताओगे इसका उत्तर हो जाएगा लोहार गिरी जो है उस समय जो है प्रचलित नहीं थी किसमें? तो बताओगे वैदिक संस्कृति। तो यानी ऑप्शन जो आय का कोई साधन उस समय नहीं हुआ करता था। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो आदि काव्य की संज्ञा आप बताओगे महाभारत को क्या आदि काव्य की संज्ञा दी गई, यानी ऑप्शन क्या? या आदि काव्य लिखा गया तो इसमें महाभारत, हाँ ठीक है। आदि काव्य किसे आप बताओगे? रामायण को। लेकिन आदि ग्रंथ जब कहा जाएगा, आदि ग्रंथ जब कहा जाएगा तो आप बताओगे महाभारत को आदि ग्रंथ और इसे आदि, रामायण को आदि काव्य। दोनों में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, दोनों आप समझ लें। निम्नलिखित में से मूलतः जल या समुद्र का देवता के नाम से किसे जाना जाता है? जल व समुद्र का देवता, वरुण को, मित्र को, इंद्र को, या नासत्य या अश्विनी को? देखिए वर्षा का देवता इंद्र है, लेकिन यदि आप बताएगा समुद्र व जल का देवता तो आप बताओ वरुण ही बताना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पतंजलि कौन थे? तो पहला उत्तर है माध्यमिक संप्रदाय के दार्शनिक, पाणिनि और संस्कृत व्याकरण के, योगाचार संप्रदाय के दार्शनिक, या आयुर्वेद
या पुस्तक के लेखक। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, आप बताएंगे बी करेक्ट हो जाएगा। पाणिनि के संस्कृति व्याकरण यानी अष्टाध्यायी का टीकाकार किसने लिखा था, बताओ, पतंजलि थे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका उत्तर श्रमण के नाम से जाना था। वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो है अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाने, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप बताओगे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है देखिए, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो पहला ऑप्शन बताएंगे कौशाम्बी, हस्तिनापुर, तक्षशिला या अतरंजी खेला। तो लौह धातु के प्राप्ति कहां से हुई, तो आप बताओगे अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। लौह धातु कहां से, अतरंजी खेड़ा से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है, कौन सा अंशतः गद्य में है, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद या ऋग्वेद। तो आपको इसका उत्तर बता दूं, यजुर्वेद क्या होता है, आप बताओगे गद्य और पद दोनों में है, इसीलिए अंशतः गद्य में, अंशतः पद में है, यानी आधा गद्य आधा पद। गाने योग, पढ़ने योग। सभा और संयुक्त प्रजापति की दो पुत्रियां के उल्लेख किस वेद में मिलता है, सामवेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, किस में मिलता है, तो इसका उत्तर बताएंगे अथर्ववेद में। क्या कहा जाता है, प्रजा और सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के बारे में उल्लिखित है अथर्ववेद में। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान था, उत्तर वैदिक काल में जो है किस देवता का सर्वोच्च स्थान था, विष्णु का, रुद्र का, प्रजापति का या रुद्र का। तो इसका उत्तर प्रजापति का जो है बताओगे इसमें उच्च स्थान था, किसमें, उत्तर वैदिक काल में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है, प्राचीन वैदिक, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या ऋग्वेद, किसमें मिलता है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी, तो इसका उत्तर बता ऋग्वेद में, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, पहला ऑप्शन है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण या उपनिषद। तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, ऑप्शन ये, सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण और फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, सबसे लास्ट में उपनिषद आएगा। ये चीजें आपको याद करके रखना है। निम्नलिखित में से किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित, देखिए एसएससी में पूछा गया है, हायर सेकेंडरी में, यजुर्वेद में या सामवेद में या अथर्ववेद में, इनमें से कोई नहीं। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद किससे रचा गया है, तो बताओ ऋग्वेद का ही पाठ है सामवेद। चलते हैं, किसे प्रधान त्रयी में शामिल नहीं, प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, भागवत या भगवत गीता, कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल है, तो बताओ इनमें से भागवत नहीं प्रस्थान त्रयी में, और ये तीनों को ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और भगवत गीता, ये तीनों को किस नाम से जानते हैं, प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी, तो परिषद थी कि सभा थी कि समिति थी कि विदत थी, तो इसका उत्तर क्या बताएंगे प्यारे साथियों, तो इसका उत्तर हो जाएगा विदत। क्या थी, तो आप बताओगे ऋग्वैदिक काल संस्था की क्या थी, प्राचीनतम संस्था, उत्तर बताएंगे विदत थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था, सबसे प्राचीन कौन था, तो पहला उत्तर है शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, पंचमी से ऐतरेय। तो ब्राह्मण ग्रंथों सबसे प्राचीन क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे शतपथ ब्राह्मण, यानी ऑप्शन ये क्या था, सबसे प्राचीन जो है ब्राह्मण ग्रंथ था। क्वेश्चन देखिए, आर्यों को आर्किटेक्ट होम का सिद्धांत किसने दिया था, पहला आर्किटेक्ट से आए थे, इसका मतलब एसी दास ने, बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर, जैकोबी ने, पोर्जिटर ने। तो इसका उत्तर आप बताएंगे प्यारे साथियों, किसने कहा था आर्किटेक्ट से आए हुए हैं, तो इसका उत्तर बताएं बाल गंगाधर, यानी बीजी तिलक ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है। तो संस्कार टोटल आप बताएंगे कितना, आप बताओ 16 संस्कार, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद का वह कौन सा मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित कौन सा मंडल है, 10वां मंडल, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, सोम को समर्पित मंडल आप बताओगे कौन सा, तो इसका उत्तर बताएंगे 9वां मंडल क्या है, तो आप बताओगे सोम को समर्पित मंडल है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी 10 राग युद्ध किसके तट पर लड़ा गया था? पुरुषणी की, गंगा के, ब्रह्मपुत्र की या कावेरी? किसके तट पे लड़ा गया था? तो इसका उत्तर बताएंगे आप। पौरुषणी तट के तट पे क्या लड़ा गया था? तो आप बताओगे 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। पौरुषणी ही क्या है? रावी है। अब रावी के नाम से। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आया था? गोत्र व्यवस्था कब आया था? ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक महाकाव्य या शूद्र काल में? तो गोत्रोत वाला कॉन्सेप्ट कब आया था? तो बताओ उत्तर वैदिक काल, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत, क्वेश्चन का आंसर साथ साथ कमेंट बॉक्स में देते रहें। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद ले? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? तो आप बताओ मुंडक उपनिषद, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका आंसर। ऋग वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा था, व्यवसाय था, कृषि था या पशुपालन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्य व्यवसाय क्या था? तो बताओ पशुपालन था। दूसरे नंबर पे कृषि कहा जाता था। यहाँ पर गायों के कारण जो है, पशुओं के लिए गायों के कारण बहुत सारे, और गाय को अघन्या कहा जाता था, न मारने योग्य। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण से, शूद्र युग से, रामायण से, या आप बताओगे महाभारत युग से? तो अब तो ब्राह्मण युग इसी को कहा जाता है, 8 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच काल को। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? राजनीति से, चिकित्सा से, धर्म से या अर्थशास्त्र से? चरक संहिता किससे संबंधित? तो बताओ चरक जो है चिकित्सा, चा से चरक और चा से चिकित्सा, ऐसे याद कर सकते हो। चा से चरक और चा से चिकित्सा। प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर सर्वविदित होगा। क्या बताओगे? मनु को जो है प्रथम विधि निर्माता के रूप में जाना जाता है, विधि का निर्माण करने वाले। किस काल में अछूत की अवधारणा को स्पष्ट रूप में उदित हुई? किस काल में? ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, या उत्तर गुप्त काल में, या धर्म शास्त्र के काल में? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म शास्त्र के काल में। देखिए उत्तर वैदिक नहीं लगाना था, धर्म शास्त्र के काल में अछूत वाली अवधारणा जो है उदित हुई थी। बने रहे, कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? चावल के लिए, गेहूं के लिए, जौ के लिए या कपास के लिए? तो आपको समझ में आ गया होगा व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयोग होता था उसमें। तो चावल के लिए जो है व्रीहि शब्द का प्रयोग जो है वैदिक काल में किया जाता है। गायत्री मंत्र यानी देवी समृद्ध को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? भगवत गीता में, ऋग्वेद में, या आयुर्वेद में, या आप बताओगे उपनिषद में? तो इसका उत्तर क्या बताओ? ऋग्वेद में क्या गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा इसका? बी करेक्ट हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सभी लोग को जानते सबसे प्राचीन वेद क्या है? तो बताओ ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। इसको गाने वाले को, पढ़ने वाले को होत्रा कहा जाता है या होती। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय दर्शन आरंभिक विचारधारा है? कौन से भारतीय दर्शन का? वैशेषिक है, मीमांसा, योग है या सांख्य? आरंभिक विचारधारा कौन सा था उसका बताओ। सांख्य क्या था? तो आप बताओगे आरंभिक विचारधारा था, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाएगा? विवाह सूक्त किसमें? ये सबसे क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया, तो इसका उत्तर बताओगे ऋग्वेद में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विवाह सूक्त किसमें? तो आप बताओगे ऋग्वेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में अघन्या यानी बध योग नहीं किसके लिए प्रयोग किया था? अघन्या बात हो चुकी है, गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट बात होती है स्मृति प्राचीनतम है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? नारद है कि पराशर है कि मनु है कि याज्ञवल्क्य है? तो इसका उत्तर क्या बताओगे? इनमें निम्नलिखित में से तो बताओ मनुस्मृति क्या है? सबसे प्राचीन है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 1999 में पूछा गया है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया? कहाँ पर कुंभा नदी है? जम्मू के, तुर्कमेनिस्तान में, कश्मीर में, या पंजाब में, अफगानिस्तान में? तो कुंभा या कुरमू इसी को कहा गया था। ये कहाँ पाई जाती नदी? तो बताओ अफगानिस्तान की नदी है, कुंभा या कुरमू के नाम से जिसे जाना जाता है। देखिए वैसे भी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, वैसे भी याद कर सकते, आसानी से लगा सकते थे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु है, शतुद्री है, सरस्वती या गंगा? तो आधुनिक साहित्य में नदी में कौन सा होता है? सिंधु नदी क्या है? तो बताओगे सबसे वर्णित किसका उल्लेख नहीं? तो सिंधु नदी का नहीं उल्लेख है किसमें? वैदिक साहित्य में। आर्य शब्द किसे कहा गया? तो आर्य शब्द क्या मतलब होता है? भाषा समूह के, श्रेष्ठ वंश के, निर्जाति समूह के, या यावर जन को? तो श्रेष्ठ या कुलीन वंश को जो है कालिक किसका प्रयोग किया? तो आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था।
ऐसा तो नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? बीज थी कि जन थी कि कुल थी, कुटुंब थी या ग्राम थी? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो कुटुंब या परिवार कह सकते हैं और कुल कहते थे कि सबसे छोटी इकाई थी। चलते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र, समाज व्यवस्था थे। तो मनुस्मृति आपने समझ गए किसके थे? समाज व्यवस्था से संबंधित क्या था? तो मनुस्मृति था। एक प्रकार का उस समय का संविधान। तो इसमें आपने 56 क्वेश्चन देखे और प्रीवियस आपको बता दो वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला ही पड़ा हुआ, उसको भी चैनल पे विजिट करके जरूर देखिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।